नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। क्लाउड स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G रिवॉल्यूशन। आपको और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ झूठ बेचा गया। इन चीज़ों के नाम पर हमें बताया गया कि हमारा सारा डेटा, हमारी यादें, हमारी फाइलें हवा में तैर रही हैं, किसी क्लाउड में सुरक्षित हैं। लेकिन सच बहुत ज़मीनी है और बहुत डरावना भी। आपका डेटा किसी हवा में नहीं है। आपका हर एक AI प्रॉम्प्ट, हर एक HD वीडियो स्ट्रीम, हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन लोहे और सिलिकॉन की विशाल मशीनों में प्रोसेस हो रहा है। और ये मशीनें इतनी आग उगलती हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए फिर आपकी और मेरी जमीन के नीचे का पानी बेतहाशा चूसा जा रहा है। आज जब हम डिजिटल इंडिया का जश्न मना रहे हैं तो विशाखापट्टनम में $15 बिलियन के विदेशी निवेश की चर्चाएं भी हो रही हैं, तालियां पीटी जा रही हैं। लेकिन कोई आपको उस फाइल के बारे में नहीं बता रहा जिसे पिछले 6 सालों से सरकारी दफ्तरों में दबा कर रखा गया। इस स्टोरी के आखिर तक आपके सामने एक ऐसा लीगल लूप होल आएगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे ही देश का कानून विदेशी और बड़ी टेक कंपनियों को हमारा पानी मुफ्त में देने का लीगल परमिशन दे रहा है, और वो भी पीने का पानी। आज हम डिकोड करेंगे AI वाटर ट्रैप कैसे काम कर रहा है। कहानी की शुरुआत करते हैं विशाखापट्टनम की उस लाल मिट्टी से जिसे काटकर गूगल और अडानी ग्रुप के लिए जमीन तैयार की जा रही है। कंबाल कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर न्यूज हेडलाइंस कहती हैं कि आर्थिक विकास, लेकिन जमीन पर खड़े लोग आपको कुछ और कहते हुए मिलेंगे। जरा आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये एक वार्निंग है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हाल ही में एक्टिविस्ट और बच्चों ने इस इलाके में मार्च किया। उनके हाथ में सिर्फ एक 4 शब्दों का बैनर था, वी कैन नॉट ड्रिंक डेटा। हम डेटा नहीं पी सकते। विशाखापट्टनम शहर की रोजाना पानी की जरूरत 480 मिलियन लीटर है, करीब 48 करोड़ लीटर। लेकिन सरकार उन्हें दे रही है कितना? सिर्फ 410 मिलियन लीटर। यानी ये शहर, ये लोग रोजाना 70 मिलियन लीटर पानी की कमी के साथ जी रहे हैं। और इसी प्यासे शहर के बीचों बीच में एक डेटा सेंटर खड़ा किया जा रहा है जिसके सर्वर्स को 24 घंटे 7 दिन बर्फ जैसा ठंडा रखना होगा। इसके लिए लाखों गैलन पानी इवोपरेट किया जाएगा, पानी जो उन लोगों के गलों से छीनकर मशीनों की नसों में डाला जाएगा। भारत के सबसे सेलिब्रेटेड स्टार्टअप फाउंडर्स में से एक ने सोशल मीडिया पर ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पश्चिम से आई एक वो मानसिकता है जिसे सख्ती से कुचला जाना चाहिए। इसे कहते हैं सत्ता और पैसे का गुरूर। मीडिया आपको बता रही है कि ये एक्टिविस्ट देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। वो आपको बताएंगे कि चिपको आंदोलन से लेकर आज तक जो भी पर्यावरण की बात करता है वो एंटी डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ आपको नैतिकता का पाठ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको सिस्टम की नंगी सच्चाई बता रहा हूँ, जिसे छिपाने के लिए ये सारा वोक और डेवलपमेंट का ड्रामा रचा जा रहा है। अगर डेटा सेंटर पानी पी रहा है तो पीने दो, लेकिन उसका कोई मीटर तो होगा, कोई नियम तो होगा। यहीं से शुरू होता है असली खेल। आपको लग रहा होगा कि ये महज एक लोकल करप्शन का मामला है। शायद किसी नेता ने रिश्वत लेकर जमीन पास कर दी होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस पूरी तस्वीर का बहुत छोटा हिस्सा देख रहे हैं। समस्या करप्शन की नहीं है। समस्या यह है कि इस डकैती को पूरी तरह से लीगल बना दिया गया। अब जो डेटा मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपका सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। चलिए चलते हैं 2006 में। भारत सरकार के पर्यावरण नियम यानी इंडियाज एनवायरमेंटल रूल 2006 बनाए जाते हैं। इन नियमों में एक लिस्ट होती है कि किस इंडस्ट्री को काम शुरू करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी हो। अब आप सोचिए, एक डेटा सेंटर जो एक शहर के बराबर बिजली और पानी सोखता है, उसे कानून की नजरों में क्या माना जाना चाहिए? एक इंडस्ट्रियल यूजर? गलत। 2006 के नियमों के तहत भारत में डेटा सेंटर्स को औद्योगिक उपयोगकर्ता यानी इंडस्ट्रियल यूजर ऑफ वाटर एंड पावर माना ही नहीं जाता। उन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया है। एक ऐसा कैंपस जिसका बिल्डअप एरिया अगर 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो बस एक सामान्य बिल्डिंग की तरह उसे पास कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी डेटा सेंटर जमीन के नीचे से, एक्विफायर से या म्युनिसिपल ग्रिड से कितना पानी खींच रहा है, इसका कोई औपचारिक मूल्यांकन होता ही नहीं है। जब आप अपने घर में एक एक्स्ट्रा मोटर लगाते हैं तो नगर निगम की नजर अगर पड़ेगी तो चालान कटेगा। लेकिन जब एक $multi billion कॉर्पोरेशन सर्वर ठंडा करने के लिए पूरे इलाके का वाटर टेबल गिरा देता है तो सरकार कहती है अरे ये तो सिर्फ एक IT बिल्डिंग है, कोई एक संस्था नहीं है
जो डेटा सेंटर के पानी, बिजली, जमीन और क्लियरेंस का हिसाब रखे। सब कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है और जब कोई नियम नहीं होता, जब कोई संस्था जिम्मेदार नहीं होती, तो वो होता है जो आज की तारीख में विशाखापट्टनम में हो रहा है। अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट का जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको एक फाइल दिखाऊंगा जिसको जानबूझकर सरकार या लोग दबा रहे हैं। साल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस ड्राफ्ट में बात की गई थी टाइम बाउंड क्लियरेंस और मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन की। ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम था, लेकिन आज 2026 में हम बैठे हैं, 6 साल गुजर चुके हैं और वो पॉलिसी आज तक ड्राफ्ट ही है। उसे फाइनल करके लागू नहीं किया गया। क्यों? क्या सरकार इतनी कमजोर है कि 6 साल में एक पॉलिसी नहीं बना पाई? नहीं, ये पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। ये कॉर्पोरेट को दिया गया एक सोची समझी रणनीति के तहत फ्री पास है। जब तक नियम हवा में रहेंगे तब तक बिग टेक कंपनियां बिना किसी मॉनिटरिंग के जमीन चूसती रहेंगी। जब तक नेशनल डेटा सेंटर काउंसिल जैसी कोई संस्था नहीं बनेगी तब तक हर स्टेट अपनी मनमर्जी से टैक्स छूट देकर इन कंपनियों को बुलाता रहेगा। ग्रेहाउंड रिसर्च के चीफ एनालिस्ट संचित वीर गोगिया ने लिखा, नोबडी फॉर्मली असेस व्हाट अ कैंपस ड्रॉ फ्रॉम द एक्वाफायर और द ग्रिड व्हेन नो इंस्टीट्यूशन ओन द क्वेश्चन, द स्ट्रीट एंड कोर्ट रूम डू। यानी कोई भी औपचारिक रूप से यह आकलन नहीं करता कि कोई कैंपस जमीन या ग्रिड से कितना पानी ले रहा है। जब कोई संस्था इस सवाल की जिम्मेदारी नहीं लेती तो सड़क और अदालतें इसका फैसला करती हैं। और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि सरकार का सिंगल डेस्क सिस्टम गायब है। अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS जैसी कंपनियां रिपोर्ट करती हैं कि वो आयरलैंड में प्रति किलोवाट आवर 0.02 लीटर और जकार्ता में 2.85 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में एक प्रेस रिलीज को ही गारंटी मान लिया जाता है। और याद रखिए कि एक प्रेस रिलीज कोई कमिटमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ PR का एक हथकंडा होता है। अब यहाँ सरकार और कंपनियों के वकील एक डिफेंस लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हम तो एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्थानीय जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुनने में ठीक लगता है, लोग मान लेते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं? 2024 में चिली की एक अदालत ने एक विशाल गूगल प्रोजेक्ट के परमिट को सिर्फ इसलिए पलट दिया क्योंकि वहां पानी के स्रोतों पर असर पड़ रहा था। कंपनी ने वहां भी यही वादे किए। वादे और हकीकत में पेनल्टी क्लॉज का फर्क होता है। अगर भारत में ये कंपनियां पानी सोखती पाई गई तो क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी है? जवाब है नहीं है। दूसरा डिफेंस, अगर सख्त नियम बनाएंगे तो विदेशी निवेश भाग जाएगा, हम विकास में पिछड़ जाएंगे, ये सरकारें कहती हैं। आइए इस विकास के तर्क को ग्लोबल डेटा से समझते हैं। क्या आयरलैंड कोई पिछड़ा हुआ देश है? वहां डेटा सेंटर्स का इतना दबाव बढ़ा कि वहां की अथॉरिटीज ने हाइपर स्केल डेटा सेंटर के अप्रूवल पर पूरे 1 साल के लिए रोक लगा दी। क्या सिंगापुर टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे है? 2019 में सिंगापुर ने डेटा सेंटर्स के निर्माण पर 3 साल के लिए पॉज बटन दबा दिया। क्यों? ताकि वो अपने नियम लिख सके, अपनी बिजली और पानी का हिसाब लगा सकें और फिर उन बिल्डर्स के लिए रास्ते खोलें जो उन कड़े नियमों को माने। आयरलैंड और सिंगापुर समझ चुके हैं कि बिना सस्टेनेबिलिटी के ग्रोथ एक सुसाइड मिशन है। लेकिन भारत में हमारे यहाँ नियम तब बनते हैं जब आपदा सिर पर आ चुकी होती है। क्या 2008 के बैंकिंग क्राइसिस से हम इसलिए नहीं बचे थे क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम सख्त? नियम टैक्स नहीं होते, नियम सर्वाइवल का इंश्योरेंस होते। लेकिन डेटा सेंटर्स के मामले में हमने अपना इंश्योरेंस पॉलिसी फाड़कर फेंक दी। पहला तो ये कि डेटा सेंटर क्लाउड नहीं है, ये जमीन का पानी चूसने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो हमको याद रखना चाहिए। दूसरा, 2006 के नियमों का फायदा उठाकर इन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग बताकर पास किया जा रहा है। क्यों? और तीसरा, 2020 की पॉलिसी जानबूझकर पेंडिंग रखी गई है ताकि कोई जवाबदेही न रहे। क्यों? सवाल यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से डेटा सेंटर बनाता है, सवाल यह है कि किन शर्तों पर बनाता है। जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, जिसको पढ़ने के बाद मुझे हैरानी हुई, उसमें 4 सटीक मांगे रखी गई हैं जिन्हें हर नागरिक को समझना चाहिए। पहला तो ये, वॉट्स, बिजली से पहले पानी का हिसाब दो। कंपनी को पब्लिश करना होगा कि वो पानी कहां से लेगी और कितना लेगी। दूसरा, एक नेशनल रजिस्ट्री बने, जैसे एक कर्जदार अपनी बैलेंस शीट दिखाता है, वैसे ही हर शहर के डेटा सेंटर को अपना वाटर एंड पावर ड्रॉ पब्लिश करना चाहिए। और तीसरा, ग्रिड अपग्रेड्स और लोकल लोगों के लिए
फायदे ब्रोशर में नहीं, अप्रूवल डॉक्यूमेंट में लिखे हो जाए। और चौथा, अदालतों में इस मामले की सुनवाई के लिए एक तय समय सीमा फिक्स की जानी चाहिए। जब तक फैसला ना आए तब तक पहाड़ियों को काटने पर रोक लगनी चाहिए। ये इस चीज में सुझाया भी गया। विशाखापट्टनम के वो बच्चे विकास के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि उस विकास में उनकी भी गिनती हो जिस डिजिटल क्रांति की कीमत आपके शहर की प्यास से चुकाई जाए। वो क्रांति नहीं, वो एक कॉर्पोरेट डकैती है। अगली बार जब आप कोई एआई इमेज जनरेट करें या क्लाउड पर कोई फाइल अपलोड करें, तो आप याद रखिए कि आपकी उस वर्चुअल सहूलियत के लिए किसी की रियल दुनिया सूखी पड़ी है। हम डेटा पी नहीं सकते, ये एक सच है। हालांकि हम सब इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले नियम कानून तो कम से कम बनाए जा सकते हैं। अगर इसको यूज करना हमारी मजबूरी है तो नियम कानून बनाना सरकार की मजबूरी, लेकिन सरकार तो और विपक्ष भी हंगामा करता है। सबकी अपनी इज्जत है। कल फिर किसी और स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।